क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल हालात में सही फैसला कैसे ले लेते हैं? क्यों कुछ दिमाग बाकी लोगों से ज्यादा गहराई से सोचते हैं, ज्यादा समझदारी से चीजों को जोड़ते हैं? और क्या वाकई में हमारे सोचने का तरीका ही हमारी सफलता या असफलता तय करता है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। एक ऐसा चैनल जहां हम दुनिया की सबसे गहराई भरी, सोच बदल देने वाली किताबों के खजाने खोलते हैं, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। चाहे आप मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में हों या दिल्ली की व्यस्त गलियों में, चाहे आप उत्तर भारत के शांत गांवों से सुन रहे हों या दक्षिण के समुद्र किनारों से, चाहे आप पूर्वोत्तर के खूबसूरत पहाड़ों से हों या पश्चिम भारत के रेगिस्तानों से, या फिर आप नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, यूएई या कनाडा जैसे उन देशों में रहते हों जहां दिल में हिंदी अब भी जिंदा है, यह सफर आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि सोचने का नजरिया बदल देती है। किताब का नाम है द ग्रेट मेंटल मॉडल्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसे लिखा है शेन पैरिश ने। यह किताब हमें सिखाती है कि दुनिया को समझने के लिए हमें सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि मेंटल मॉडल्स की जरूरत होती है, यानी सोचने के वो ढांचे जो हमें सही दिशा में सोचने और फैसले लेने में मदद करते हैं। इसमें बताया गया है कि भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के सिद्धांत सिर्फ विज्ञान के नहीं, बल्कि जिंदगी के मॉडल्स भी हैं। सोचिए, अगर आप हर समस्या को उसी गहराई से समझ सकें जैसे एक वैज्ञानिक किसी प्रयोग को समझता है, तो जिंदगी कितनी आसान, स्पष्ट और प्रभावशाली हो जाएगी। यही इस किताब की खूबसूरती है। यह आपको जटिल दुनिया में स्पष्टता से सोचने की ताकत देती है। तो दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस सफर में आप सीखेंगे कि कैसे प्राकृतिक नियम, मनुष्य के निर्णय और सोचने के तरीके एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। हर चैप्टर के साथ हम समझेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जरिए हम अपनी सोच, रिश्ते और काम करने के तरीकों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द ग्रेट मेंटल मॉडल्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का यह रोमांचक और ज्ञान से भरा सफर। चैप्टर 1, रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत केवल आइंस्टीन के फिजिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, निर्णय और रिश्तों के हर पहलू में गहराई से मौजूद है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई भी चीज अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं होती, बल्कि हर चीज का अर्थ और मूल्य उसके संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। सोचिए, किसी व्यक्ति की सफलता तभी बड़ी लगती है जब हम उसकी तुलना किसी और से करते हैं। अगर तुलना का पैमाना बदल जाए तो परिणाम की व्याख्या भी बदल जाती है। इसी को कहते हैं रिलेटिव सोच। उदाहरण के लिए, अगर एक छात्र अपने क्लास के औसत स्कोर से ज्यादा अंक लाता है तो उसे लगता है कि उसने अच्छा किया, लेकिन अगर वही अंक किसी दूसरे स्कूल के टॉपर से तुलना में रखे जाएं तो नजरिया बदल जाता है। यह चैप्टर सिखाता है कि जीवन में क्लैरिटी पाने के लिए संदर्भ को समझना कितना जरूरी है। कई बार हम निर्णय गलत इसलिए लेते हैं क्योंकि हम गलत पैमाने से तुलना कर रहे होते हैं। रिलेटिविटी हमें यह भी बताती है कि संदर्भ बदलने से सोच की दिशा भी बदल जाती है। कभी कभी जो चीज आपको मुश्किल लग रही है, वही किसी और स्थिति में अवसर बन सकती है। तो अगली बार जब आप निर्णय लें तो पहले यह तय करें कि आप किस संदर्भ से सोच रहे हैं। यही रिलेटिविटी की असली शक्ति है, जो हमें सही दृष्टिकोण से सोचने की क्षमता देती है। चैप्टर 2, रिक्रोसिटी या परस्परता मानव व्यवहार के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक है। यह हमें सिखाती है कि देना और लेना दोनों जीवन के संतुलन के लिए जरूरी हैं। जब आप किसी को सच्चे दिल से कुछ देते हैं, चाहे मदद, सम्मान या समय, तो वह व्यक्ति अवचेतन रूप से आपको कुछ लौटाने की इच्छा रखता है। यही रेसिप्रोसिटी का नियम है। समाज, व्यवसाय और रिश्ते इसी सिद्धांत पर टिके हैं। पर असली कला यह है कि इस सिद्धांत का इस्तेमाल सच्चाई के साथ किया जाए, न कि मैनिपुलेशन के लिए। अगर आप किसी को केवल इस उम्मीद से कुछ देते हैं कि वह बदले में कुछ देगा, तो वह रिश्ता टिकता नहीं। पर जब आप जेन्युइन तरीके से वैल्यू क्रिएट करते हैं, तो रेसिप्रोसिटी अपने आप होती है। यह चैप्टर यह भी समझाता है कि अलग अलग संस्कृतियों में रेसिप्रोसिटी की व्याख्या अलग होती है। जैसे भारत के गांवों में मदद भावनात्मक जुड़ाव से होती है, जबकि शहरों में यह अधिक ट्रांजैक्शनल बन जाती है। अगर हम रेसिप्रोसिटी को एक सोचने के मॉडल के रूप में अपनाएं, तो हम समझेंगे कि सच्ची सफलता
केवल लेने में नहीं बल्कि देने और भरोसा बनाने की निरंतर प्रक्रिया में है, क्योंकि जब आप वैल्यू फैलाते हैं तो दुनिया किसी न किसी रूप में उसे आपको लौटा देती है। चैप्टर 3 थर्मोडायनामिक्स यानी ऊर्जा और परिवर्तन का विज्ञान हमें यह सिखाता है कि किसी भी सिस्टम में संतुलन बनाए रखना क्यों कठिन है और यह जीवन में कैसे लागू होता है। पहला नियम कहता है, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। अगर हम इसे जीवन में लागू करें तो यह सिखाता है कि हमारी मेहनत, समय और ध्यान ये सब ऊर्जा के रूप हैं जिन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए बल्कि सही दिशा में लगाना चाहिए। दूसरा नियम एंट्रोपी हमें बताता है कि हर सिस्टम समय के साथ अव्यवस्थित होता जाता है। यानी अगर आप किसी चीज की देखभाल नहीं करेंगे, चाहे वह शरीर हो, रिश्ता हो या काम, तो वह धीरे धीरे अस्थिर हो जाएगा। इसलिए निरंतर सुधार और मेंटेनेंस जरूरी है। यह चैप्टर यह भी बताता है कि जीवन में एनर्जी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है। छोटी आदतें, बेहतर सिस्टम्स और समय पर लिए गए निर्णय आपके भीतर की ऊर्जा को बचाते हैं। थर्मोडायनामिक्स हमें यह समझने में मदद करती है कि किसी भी परिवर्तन के लिए एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा चाहिए, और जब वह सीमा पार हो जाती है तो अचानक बड़ा बदलाव होता है, जिसे हम टिपिंग पॉइंट कहते हैं। जीवन, संगठन और रिश्तों में भी यही नियम लागू होते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा के प्रवाह को समझ लें तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने पूरे सिस्टम को स्थिर और मजबूत बना सकते हैं। यही थर्मोडायनामिक्स का सार है, सीमित ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग और बढ़ती एंट्रोपी के बीच संतुलन बनाए रखना। चैप्टर 4 इनर्शिया यानी जड़त्व सिर्फ वस्तुओं की भौतिक अवस्था का नियम नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और व्यवहार का भी गहरा सच है। भौतिकी में कहा गया है कि कोई वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए, और वही नियम इंसान के मन और आदतों पर भी लागू होता है। हमारी पुरानी सोच, पुराने पैटर्न, यहां तक कि पुराने डर भी इनर्शिया के रूप में काम करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब हम किसी बदलाव की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले जिस चीज से लड़ना पड़ता है वह हमारी मेंटल इनर्शिया होती है। यह वह ताकत है जो कहती है अभी नहीं, फिर कभी, या क्या फर्क पड़ेगा। यही वो अदृश्य दीवार है जो हर व्यक्ति के भीतर खड़ी रहती है। यह चैप्टर बताता है कि इनर्शिया को तोड़ने के लिए फर्स्ट पुश कितना महत्वपूर्ण होता है। जैसे किसी भारी वस्तु को पहले धक्का देना कठिन होता है, पर एक बार जब वह चलने लगती है तो उसे चलाए रखना आसान हो जाता है। इसी तरह जब आप अपनी आदतों में पहला छोटा बदलाव करते हैं, जैसे हर दिन थोड़ा पढ़ना, थोड़ा लिखना या अपनी दिनचर्या में छोटा सुधार करना, तो धीरे धीरे इनर्शिया टूटने लगती है। यह चैप्टर यह भी सिखाता है कि रेजिस्टेंस टू चेंज को समझना और उसका उपयोग अपने पक्ष में करना भी एक कला है। अगर आप जानते हैं कि आपका मन कब और क्यों रुकता है तो आप उसे दिशा दे सकते हैं। इनर्शिया हमें यह याद दिलाती है कि कोई भी गति, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, शुरुआत में कठिन होती है, पर निरंतर प्रयास से वह स्वाभाविक बन जाती है। चैप्टर 5 फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी। फ्रिक्शन और विस्कोसिटी यानी घर्षण और चिपचिपापन दो ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी गति को रोकती हैं या धीमा करती हैं, लेकिन यह रोकथाम हमेशा नकारात्मक नहीं होती। फ्रिक्शन वह है जो हमें चलते समय फिसलने से बचाता है। अगर यह बिल्कुल ना हो तो हम नियंत्रण खो देंगे। इसी तरह जीवन में भी कुछ फ्रिक्शन जरूरी है। वो मुश्किलें, वो चुनौतियां जो हमें स्थिर और सावधान रखती हैं। जब सब कुछ आसान होता है तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। जब थोड़ी मुश्किल आती है तो हमारी दिशा और इरादा दोनों मजबूत होते हैं। यह चैप्टर बताता है कि कैसे प्रोडक्टिव फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी आइडिया को तुरंत लागू करने से पहले थोड़ी रुकावट, थोड़ी समीक्षा जरूरी होती है। यही इंटेलेक्चुअल फ्रिक्शन है जो क्वालिटी को बढ़ाती है। अब बात करें विस्कोसिटी की। यह बताती है कि किसी सिस्टम या व्यक्ति की फ्लो एबिलिटी कितनी है। अगर किसी संगठन या व्यक्ति में विस्कोसिटी ज्यादा है, यानी बदलाव स्वीकार करने की गति कम है, तो सिस्टम धीमा पड़ जाता है। लेकिन अगर विस्कोसिटी बहुत कम है तो स्थिरता खत्म हो जाती है। इसलिए जरूरी है सही संतुलन। इतना फ्रिक्शन की दिशा बनी रहे और इतनी फ्लूइडिटी की प्रगति रुके नहीं।
यह चैप्टर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन में हर रुकावट को दुश्मन न समझें, क्योंकि कई बार वही रुकावटें हमें गति की सटीक दिशा दिखाती हैं। चैप्टर 6 वेलोसिटी यानी गति की दिशा सहित स्पीड। यह हमें सिर्फ तेज चलने की नहीं बल्कि सही दिशा में चलने की शिक्षा देती है। बहुत से लोग जिंदगी में व्यस्त रहते हैं पर प्रगति नहीं कर पाते, क्योंकि वे सिर्फ स्पीड बढ़ा रहे होते हैं, दिशा नहीं तय कर रहे। वेलोसिटी हमें यह समझने में मदद करती है कि किसी भी प्रयास का मूल्य उसकी गति से नहीं बल्कि दिशा से तय होता है। अगर आप तेजी से गलत दिशा में जा रहे हैं तो आप मंजिल से और दूर हो रहे हैं। यह चैप्टर बताता है कि कैसे वेलोसिटी को अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, चाहे करियर हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत ग्रोथ। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं और छोटी छोटी मापने योग्य प्रगति तय करते हैं तो आपकी वेलोसिटी नियंत्रित और प्रभावशाली बनती है। यह भी समझना जरूरी है कि वेलोसिटी का संबंध कंसिस्टेंसी से है। एक बार तेज चलना और फिर रुक जाना यह मोमेंटम नहीं बनाता, पर जब आप नियमित दिशा सही कदम उठाते हैं तो आपकी प्रगति एक्सपोनेंशियल हो जाती है। वेलोसिटी यह भी सिखाती है कि जिंदगी में गति बनाए रखने के लिए फ्रिक्शन और एनर्जी बैलेंस दोनों जरूरी हैं। यह चैप्टर अंत में यही कहता है, तेजी से नहीं, सही दिशा में चलना ही असली सफलता है, क्योंकि सही वेलोसिटी ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। चैप्टर 7 लेवरेज यानी टेक्निकली कम प्रयास में ज्यादा असर। यह सिर्फ मशीनों में इस्तेमाल होने वाला सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह सोचने और काम करने का तरीका है। फिजिक्स में लेवरेज का मतलब होता है कि एक छोटी सी ताकत को लंबी छड़ी या संतुलित बिंदु की मदद से बड़ा परिणाम दिया जा सकता है। लेकिन जीवन में लेवरेज का अर्थ है अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को सही जगह लगाना, ताकि कम मेहनत में ज्यादा उपलब्धि हासिल की जा सके। लेवरेज हमें यह सिखाता है कि शक्ति सिर्फ प्रयास में नहीं, रणनीति में होती है। यह चैप्टर बताता है कि कैसे विचार, नेटवर्क, तकनीक और ज्ञान हमारे मेंटल लीवर्स बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी एक स्किल में महारत हासिल करते हैं जो कई क्षेत्रों में काम आती है, जैसे कम्युनिकेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वह आपकी पूरी जिंदगी में लेवरेज की तरह काम करती है। इसी तरह अगर आप सिस्टम्स बनाते हैं जो आपके बिना भी चल सकें, तो आप अपनी ऊर्जा को मल्टीप्लाई करते हैं। लेवरेज का असली अर्थ यही है, सीखो कैसे वही काम थोड़े प्रयास से बड़ा परिणाम दे सके। यह सोच केवल प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाती बल्कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी बनाती है। तो सोचिए, आपके जीवन में कौन सी चीजें आपके लिए लेवरेज का काम कर रही हैं? आपका ज्ञान, आपका नेटवर्क या आपकी आदतें? जब आप इसे समझ लेंगे तो आपकी प्रभावशाली क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। चैप्टर 8 एक्टिवेशन एनर्जी यानी वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी प्रतिक्रिया को शुरू करने के लिए चाहिए होती है। रसायन शास्त्र में यह सिद्धांत बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए पहले एक छोटी सी धक्का ऊर्जा देनी पड़ती है, और यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। हम सबके जीवन में कई सपने, आइडियाज और लक्ष्य होते हैं जो शुरू ही नहीं हो पाते, क्योंकि हम एक्टिवेशन एनर्जी नहीं जुटा पाते, यानी वह शुरुआती प्रेरणा, वह पहला कदम जो किसी काम को गति देता है। यह चैप्टर बताता है कि जिंदगी की हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से धक्के से होती है। पहले 5 मिनट के काम से, पहले फोन कॉल से, पहले ईमेल से या पहले प्रयास से। पर अक्सर हमारा मन उस छोटे से प्रयास से डरता है, क्योंकि उसे शुरुआत का फ्रिक्शन दिखता है। एक्टिवेशन एनर्जी हमें यह सिखाती है कि उस शुरुआती रुकावट को पार करना ही सबसे बड़ा कदम होता है। जब आप किसी नई आदत, प्रोजेक्ट या लक्ष्य की शुरुआत करते हैं तो आपको शुरुआत में रेजिस्टेंस महसूस होगा, पर बस वही बिंदु पार करना असली जीत है। एक बार जब मोमेंटम बन जाता है तो आगे की प्रक्रिया अपने आप चलती है। यह चैप्टर यह भी समझाता है कि कैसे आप अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं, छोटे छोटे कदम लेकर, पर्यावरण को सपोर्टिव बनाकर और काम को आसान हिस्सों में बांटकर। जीवन में हर मीनिंगफुल बदलाव एक छोटे पुश से शुरू होता है, बस आपको उसे देने की हिम्मत रखनी है। चैप्टर 9 कैटलिस्ट यानी वह तत्व जो किसी प्रतिक्रिया की गति बढ़ाता है बिना खुद उसमें खर्च हुए। विज्ञान में कैटालिस्ट का काम होता है प्रक्रिया को तेज करना, एनर्जी बैरियर को घटाना, और यही सोच हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है।
कैटालिस्ट लोग, विचार या स्थितियां वो होती हैं जो हमें हमारी गति से तेज आगे बढ़ा देती हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कैटालिस्ट केवल केमिकल नहीं होते, वे इंसान, पुस्तकें या अनुभव भी हो सकते हैं। कभी कभी एक बातचीत, एक किताब या किसी व्यक्ति का छोटा सा एनकरेजमेंट हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। वह हमारा लाइफ कैटलिस्ट बन जाता है। यह समझना जरूरी है कि कैटलिस्ट खुद रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनता, पर बिना उसके पूरी प्रक्रिया धीमी या अधूरी रह जाती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में सही कैटलिस्ट ढूंढने चाहिए। ऐसे लोग और माहौल जो हमारी ग्रोथ को तेज करें, ना कि एनर्जी को ड्रेन करें। कैटालिस्ट का दूसरा रूप है इंस्पिरेशन, जो आपको खुद से बड़ा सोचने और तुरंत कदम उठाने की ताकत देता है। यह चैप्टर यह भी बताता है कि आप खुद भी दूसरों के लिए कैटलिस्ट बन सकते हैं। अपनी एनर्जी, पॉजिटिविटी और विचारों से किसी और के जीवन में गति ला सकते हैं। तो सोचिए, आपके जीवन में कौन कौन से कैटलिस्ट रहे हैं और आज आप किसके लिए कैटलिस्ट बन सकते हैं। क्योंकि जब एक इंसान दूसरे की गति बढ़ाता है तो पूरी मानवता तेजी से आगे बढ़ती है। चैप्टर 10, अलॉइंग यानी मिश्र धातु बनाना। जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर एक नई ज्यादा मजबूत धातु बनाई जाती है, यह सिर्फ मेटल्स की केमिस्ट्री नहीं बल्कि सोचने का एक गहरा मॉडल है। क्योंकि जैसे लोहा अकेले में कमजोर होता है, लेकिन जब उसमें कार्बन मिलाया जाता है तो वह स्टील बन जाता है। उसी तरह हमारी सोच, हमारा ज्ञान और हमारे अनुभव भी तब शक्तिशाली बनते हैं जब हम उन्हें मिलाते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज यानी विचारों की विविधता सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है। अगर आप केवल एक ही क्षेत्र या एक ही सोच तक सीमित रहेंगे तो आपकी दृष्टि सीमित रहेगी। लेकिन जब आप अलग अलग क्षेत्रों जैसे विज्ञान, कला, इतिहास और मनोविज्ञान को मिलाकर सोचते हैं तो एक अलॉय बनती है जो किसी भी जटिल समस्या का हल निकाल सकती है। इसे मेंटल अलॉइंग कहा जा सकता है। जीवन में भी सफल लोग वही हैं जो कंट्रास्टिंग आइडियाज को मिलाकर कुछ नया बनाते हैं। साइंटिफिक लॉजिक के साथ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग या डिसिप्लिन के साथ क्रिएटिविटी। अलॉइंग हमें यह भी सिखाता है कि सही मिश्रण ही असली मजबूती देता है। बहुत ज्यादा रिजिड सोच या बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दोनों एक्सट्रीम हैं, पर संतुलित मिश्रण सबसे स्थायी होता है। तो यह चैप्टर याद दिलाता है कि जब आप अलग अलग अनुभवों और दृष्टिकोणों को मिलाते हैं तो आप एक ऐसा मेंटल स्टील बनाते हैं जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। चैप्टर 11, एवोल्यूशन। पार्ट 1, नेचुरल सिलेक्शन एंड एक्सटिंक्शन डॉट इवोल्यूशन यानी विकास का पहला सिद्धांत बताता है कि नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से प्रकृति हमेशा सबसे योग्य को बनाए रखती है और बाकी को धीरे धीरे मिटा देती है। यह नियम सिर्फ जीव विज्ञान का नहीं बल्कि जीवन, विचारों और संस्थाओं का भी है। नेचुरल सिलेक्शन हमें यह सिखाता है कि जो लगातार सीखते, बदलते और परिस्थितियों के अनुसार ढलते रहते हैं वे टिके रहते हैं, और जो बदलाव से डरते हैं वे धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाते हैं। यह चैप्टर बताता है कि किसी भी सिस्टम में सिलेक्शन प्रेशर हमेशा मौजूद रहता है, चाहे वह बाजार में हो, रिश्तों में या व्यक्तिगत ग्रोथ में। अगर आप अपने सोचने और काम करने के तरीकों को समय के साथ अपडेट नहीं करते तो आप भी धीरे धीरे एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ते हैं। एक्सटिंक्शन का अर्थ सिर्फ समाप्त होना नहीं बल्कि रेलेवेंस खो देना है। यह नियम हर इंसान, हर संस्था, यहां तक कि हर विचार पर लागू होता है। उदाहरण के लिए, जो कंपनियां पुरानी तकनीकों पर अटकी रहीं वे गायब हो गईं। जो समाज बदलाव के लिए खुले रहे वे फले फूले। इसी तरह व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें लगातार इवॉल्व होना पड़ता है। नई स्किल्स सीखना, नई आदतें अपनाना और पुरानी मान्यताओं को अपडेट करना। यह चैप्टर सिखाता है कि सर्वाइवल केवल ताकत या बुद्धिमत्ता से नहीं बल्कि अडेप्टेबिलिटी से तय होता है। जो बदलता है वही बचता है, और यही इवोल्यूशन का पहला नियम है। चैप्टर 12, एवोल्यूशन। पार्ट 2, एडेप्टेशन रेट एंड द रेड क्वीन इफेक्ट। इवोल्यूशन के दूसरे हिस्से में हम समझते हैं कि केवल बदलना काफी नहीं है बल्कि कितनी तेजी से बदलना जरूरी है। यही कहलाता है एडेप्टेशन रेट। आज की दुनिया में बदलाव इतनी तेजी से हो रहे हैं कि जो कल काम करता था वह आज अप्रासंगिक हो सकता है। अगर आपकी सीखने और अनुकूलन एडेप्टेशन की गति
पर्यावरण के बदलाव से धीमी है तो आप पीछे छूट जाएंगे। यह चैप्टर हमें रेड क्वीन इफेक्ट से परिचित कराता है। यह शब्द जीव विज्ञान से लिया गया है, जहां रेड क्वीन एलिस से कहती है, यहां तुम्हें उसी जगह पर बने रहने के लिए भी दौड़ते रहना पड़ता है। इसका मतलब है कि प्रतिस्पर्धी दुनिया में सर्वाइवल के लिए सिर्फ गति नहीं, बल्कि लगातार गति जरूरी है। हर बार जब कोई सिस्टम या व्यक्ति रुकता है, दूसरे उससे आगे निकल जाते हैं। यह नियम व्यवसाय, टेक्नोलॉजी, रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन हर जगह लागू होता है। अगर आप नहीं सीख रहे तो आप पीछे जा रहे हैं। एडेप्टेशन रेट को बढ़ाने का मतलब है लगातार ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और फीडबैक के जरिए खुद को इवॉल्व करते रहना। यह चैप्टर यह भी बताता है कि कैसे कुछ स्पीसीज या कंपनियां सिर्फ इसलिए टिकती हैं क्योंकि वे जल्दी सीख लेती हैं कि कब और कैसे बदलना है। रेड क्वीन इफेक्ट हमें यह सिखाता है कि स्थिर दिखने के बावजूद हर जीव, हर इंसान, हर संस्था निरंतर दौड़ में है। जीवन में सफलता सिर्फ स्पीड की नहीं, बल्कि निरंतर गति की मांग करती है, क्योंकि अगर आप इवॉल्व नहीं कर रहे तो दुनिया आपको पीछे छोड़ चुकी है। चैप्टर 13 सपोर्टिंग आइडिया कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा इवोल्यूशन का एक आधारभूत सिद्धांत है। वो ताकत जो विकास को दिशा देती है। जब दो या दो से अधिक प्राणी, विचार या संस्थाएं एक ही संसाधन के लिए संघर्ष करते हैं तो प्रकृति तय करती है कि कौन बेहतर अनुकूल है। लेकिन कंपटीशन का अर्थ केवल दूसरों को हराना नहीं है, यह खुद को लगातार बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। यह चैप्टर बताता है कि कैसे हेल्थी कंपटीशन हमें ग्रोथ की ओर धकेलता है, जबकि टॉक्सिक कंपटीशन हमें मानसिक रूप से थका देता है। फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों में देखा गया है कि किसी भी सिस्टम में प्रतिस्पर्धा इनोवेशन को जन्म देती है। उदाहरण के लिए, जब कंपनियां एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करती हैं तो नई तकनीकें और बेहतर सेवाएं आती हैं। इसी तरह जब मनुष्य अपने भीतर कंपटीशन को कंपैरिजन की बजाय मोटिवेशन के रूप में अपनाता है तो वह लगातार इवॉल्व होता है। यह चैप्टर यह भी बताता है कि कंपटीशन दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल कंपटीशन होती है दूसरों से, जबकि इंटरनल कंपटीशन होती है खुद से बेहतर बनने की। वास्तविक सफलता तब आती है जब हम दूसरों से नहीं, बल्कि अपनी कल की वर्जन से मुकाबला करना शुरू करते हैं। कंपटीशन हमें यह भी सिखाती है कि स्कैर्सिटी, कमी ही क्रिएटिविटी को जन्म देती है। जब संसाधन सीमित होते हैं तो इंसान अपने सर्वश्रेष्ठ विचार लाता है। तो याद रखिए, कंपटीशन को डर के रूप में नहीं, बल्कि विकास के इंजन के रूप में देखिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा ही एवोल्यूशन को जिंदा रखती है। चैप्टर 14 इकोसिस्टम यानी वह जाल जिसमें हर जीव, हर तत्व, हर क्रिया एक दूसरे से जुड़ी होती है। यह सिर्फ प्रकृति का नियम नहीं, बल्कि सोचने का भी मॉडल है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कोई भी सिस्टम, चाहे वह जंगल हो, समाज हो या संगठन, अलग अलग हिस्सों के पारस्परिक संबंधों पर टिका होता है। एक पक्षी के बिना बीज नहीं फैलेंगे, बीज के बिना पेड़ नहीं उगेंगे और पेड़ों के बिना ऑक्सीजन नहीं बनेगी। यानी हर तत्व दूसरे पर निर्भर है। इसी तरह हमारे सामाजिक और व्यावसायिक सिस्टम भी इंटरडिपेंडेंट हैं। जब आप समझते हैं कि आपका हर कदम, हर निर्णय किसी न किसी दूसरे सिस्टम को प्रभावित करता है, तो आपकी सोच अधिक जिम्मेदार और गहरी बनती है। इकोसिस्टम का नियम यह भी कहता है कि किसी एक हिस्से में असंतुलन पूरे सिस्टम को हिला सकता है। जैसे जंगल में एक प्रजाति के गायब होने से पूरा संतुलन बिगड़ जाता है, वैसे ही समाज में असमानता या लालच पूरे आर्थिक सिस्टम को कमजोर कर देता है। यह चैप्टर यह भी सिखाता है कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए सहयोग, कोलैबोरेशन, कंपटीशन से ज्यादा ताकतवर है। जब अलग अलग तत्व अपनी जगह से संतुलित होकर काम करते हैं तो पूरा सिस्टम फलता फूलता है। इसीलिए इकोसिस्टम सोच हमें यह याद दिलाती है कि अकेले सफलता बेअर्थ है। असली विकास तब होता है जब पूरा सिस्टम साथ बढ़ता है। चैप्टर 15 नीचेस यानी अपनी विशिष्ट जगह, वो स्थान या भूमिका जो किसी जीव या व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। प्रकृति में हर प्राणी का एक नीच होता है, जहां उसकी क्षमताएं और परिवेश एक दूसरे से मेल खाते हैं। अगर कोई जीव अपने नीच में है तो वह पनपता है, अगर नहीं तो संघर्ष करता है। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति, हर विचार और हर संस्था का भी एक नीच होता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां वे सबसे अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। समस्या यह है
कि बहुत से लोग दूसरों की नकल करते करते अपने असली नीश को भूल जाते हैं, जबकि असली सफलता तब आती है जब आप समझते हैं कि आप कहाँ सबसे उपयोगी हैं और आपकी ताकतें किस दिशा में काम करती हैं। यह चैप्टर बताता है कि नीश ढूंढना सिर्फ अपनी पैशन को पहचानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आपकी स्किल्स और दुनिया की जरूरतें कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं। नेचर में भी यही होता है। हर स्पीसीज अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से इवॉल्व होकर एक परफेक्ट बैलेंस बनाती है। अगर वह उस सीमा को छोड़ दे तो एक्सटिंक्शन का खतरा होता है। नीश की सोच हमें यह भी सिखाती है कि स्पेशलाइजेशन ही स्थायित्व लाती है। आप हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते, पर एक चीज में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हैं, और वही आपका नीच है। तो यह चैप्टर अंत में यही कहता है, दुनिया में अपनी जगह पहचानो, वही तुम्हारी ताकत है। जब आप अपने नीश में होते हैं तो कंपटीशन कम और प्रभाव ज्यादा होता है, और यही प्रकृति का सबसे सुंदर नियम है। चैप्टर 16 सेल्फ प्रिजर्वेशन डॉट सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी आत्म संरक्षण जीव विज्ञान का सबसे मौलिक और शक्तिशाली सिद्धांत है। यह वही प्रवृत्ति है जो हर जीव के भीतर जन्म से मौजूद होती है, खतरे से बचने, जीवित रहने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने की प्रेरणा। यह चैप्टर बताता है कि चाहे इंसान हो या जानवर, हर क्रिया के पीछे यही स्वाभाविक प्रवृत्ति छिपी होती है। जब कोई प्राणी खतरा महसूस करता है तो उसका शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, या तो संघर्ष करता है या भाग जाता है। यही प्रवृत्ति हमें सुरक्षा, भोजन और आश्रय खोजने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन लेखक यहां एक और गहरी बात कहते हैं कि यह प्रवृत्ति केवल शारीरिक नहीं, मानसिक स्तर पर भी काम करती है। हम अपने विश्वासों, पहचान और अहम ईगो की भी रक्षा करने की कोशिश करते हैं। जब कोई हमारे विचारों या मान्यताओं को चुनौती देता है तो हमारा मन उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे शरीर खतरे के समय करता है। इसलिए सेल्फ प्रिजर्वेशन सिर्फ सर्वाइवल का नहीं, बल्कि सेल्फ इमेज का भी हिस्सा है। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि इस प्रवृत्ति को समझकर हम अपने डर, असुरक्षाओं और प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। जब हम पहचान लेते हैं कि हम हर बार बचाव के मोड में क्यों चले जाते हैं, तो हम सचेत रूप से ग्रोथ के लिए खुल सकते हैं, क्योंकि असली विकास तब होता है जब हम अपने डर से नहीं, अपने उद्देश्य से संचालित होते हैं। चैप्टर 17 रेप्लिकेशन यानी पुनरुत्पादन, वह प्रक्रिया जो जीवन को निरंतर बनाए रखती है। यह चैप्टर बताता है कि हर जीव की सबसे बुनियादी प्रवृत्ति है खुद को दोहराना, अपनी जानकारी, डीएनए को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। यह केवल जैविक स्तर पर नहीं, बल्कि विचारों, संस्कृतियों और संस्थाओं में भी देखा जा सकता है। जैसे जीन्स अपनी प्रतिलिपि बनाते हैं, वैसे ही मीम्स यानी विचार और आदर्श भी समाज में फैलते हैं। एक विचार तब तक जीवित रहता है जब तक वह आगे साझा किया जाता है, समझा जाता है और किसी नए दिमाग में जगह बना लेता है। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि रेप्लिकेशन सिर्फ कॉपीइंग नहीं है, बल्कि एडेप्टेशन का भी हिस्सा है। प्रकृति हर रेप्लिकेशन के साथ थोड़े बहुत बदलाव करती है। इन्हीं बदलावों से इनोवेशन और एवोल्यूशन होते हैं। अगर सब कुछ बिना बदलाव के दोहराया जाए तो स्टैग्नेशन यानी ठहराव आ जाता है। लेकिन जब हर नई प्रतिलिपि में सुधार होता है तो सिस्टम विकसित होता है। यह सिद्धांत जीवन, विचार और संगठन तीनों पर लागू होता है। तो यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि रेप्लिकेशन का उद्देश्य सिर्फ बने रहना नहीं, बल्कि बेहतर बनना है। चैप्टर 18 कोऑपरेशन डॉट कोनैपरेशन यानी सहयोग, प्रकृति और समाज दोनों की सबसे अद्भुत शक्ति है। जहां कंपटीशन सर्वाइवल सिखाता है, वहीं कोनैपरेशन इवोल्यूशन को तेज करता है। यह चैप्टर बताता है कि हर महान सिस्टम, चाहे वह प्रकृति का हो या इंसान का, तभी फलता फूलता है जब उसके हिस्से मिलकर काम करते हैं। प्रकृति में मधुमक्खियां मिलकर छत्ता बनाती हैं, चींटियां मिलकर भोजन इकट्ठा करती हैं और इंसान समाज बनाकर प्रगति करता है। कोऑपरेशन का सिद्धांत यह दिखाता है कि म्यूचुअल बेनिफिट यानी आपसी लाभ पर आधारित संबंध सबसे टिकाऊ होते हैं। लेखक कहते हैं कि सहयोग तब तक संभव नहीं जब तक विश्वास, ट्रस्ट और साझा उद्देश्य, शेयर्ड गोल न हो। जब इंसान यह समझ जाता है कि उसकी सफलता दूसरों की सफलता से जुड़ी है, तभी सच्चा सहयोग जन्म लेता है। यह चैप्टर यह भी बताता है कि सहयोग और आत्महित, सेल्फ इंटरेस्ट, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि बुद्धिमान सहयोग हमेशा एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट पर आधारित होता है, जहां हर व्यक्ति यह जानता है
कि दूसरों की मदद करना दरअसल खुद की ही प्रगति है। प्रकृति में भी यही सिद्धांत दिखता है, सिम्बायोसिस यानी पारस्परिक सहजीवन। पेड़ और फफूंद, पक्षी और जानवर सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये चैप्टर अंत में हमें यही याद दिलाता है कि इंसान की असली ताकत अकेले होने में नहीं, बल्कि साथ होने में है। जब सहयोग बढ़ता है तो पूरा सिस्टम मजबूत होता है, और यही एवोल्यूशन का सबसे सुंदर रूप है। चैप्टर 19, सपोर्टिंग आइडिया, डनबार्स नंबर, यानी वह सीमा जिसके भीतर मानव मस्तिष्क प्रभावी सामाजिक संबंध बनाए रख सकता है। ब्रिटिश मानव विज्ञानी रॉबिन डनबर ने बताया कि मनुष्य लगभग 150 मीनिंगफुल रिश्तों को ही सक्रिय रूप से संभाल सकता है। इससे ज्यादा संबंधों पर हमारा मस्तिष्क ठीक से ध्यान नहीं दे पाता। यह चैप्टर बताता है कि यह नंबर केवल समाज शास्त्र नहीं, बल्कि डिसीजन मेकिंग और ऑर्गेनाइजेशन की गहराई से जुड़ा हुआ है। जब कोई टीम, कंपनी या समाज 150 से ज्यादा सदस्यों का हो जाता है तो आपसी भरोसा और कम्युनिकेशन कमजोर होने लगता है। तब हायरार्की, नियम और लिखित प्रक्रियाएं जरूरी हो जाती हैं। डनबर्स नंबर हमें यह सिखाता है कि मानवीय संबंधों की सीमा जैविक रूप से तय है, इसलिए हमें अपने सोशल सर्कल को ध्यानपूर्वक बनाना चाहिए। बहुत ज्यादा लोगों से सुपरफिशियल कनेक्शन की बजाय कम लोगों से गहरे और सच्चे संबंध बनाना ज्यादा प्रभावी है। यह सिद्धांत यह भी बताता है कि जैसे जैसे समाज बड़ा हुआ, इंसान ने संस्थाएं, धर्म और नियम बनाए ताकि विश्वास का दायरा बढ़ सके। डनबर्स नंबर इस बात का भी संकेत है कि नेतृत्व, लीडरशिप तब सबसे अच्छा काम करता है जब नेता अपनी टीम को व्यक्तिगत रूप से समझ पाता है। तो यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि मानवीय सोच की गहराई संख्याओं से सीमित है, पर रिश्तों की गुणवत्ता हमारे नियंत्रण में है। चैप्टर 20, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का वह ढांचा जहां जिम्मेदारियां और अधिकार स्तरों में बंटे होते हैं। यह चैप्टर बताता है कि यह संरचना केवल मानव समाज या कंपनियों में नहीं, बल्कि प्रकृति में भी मौजूद है। हर जीव, हर प्रणाली किसी न किसी हायरार्की में काम करती है, सेल्स से लेकर समाज तक। मानव शरीर में दिमाग निर्णय लेता है, दिल कार्य करता है और अंग उसका पालन करते हैं। यह भी एक प्रकार की बायोलॉजिकल हायरार्की है। संगठन में भी यही नियम लागू होता है। जब हर स्तर अपने कार्य को स्पष्ट रूप से जानता है तो सिस्टम सुचारू रूप से चलता है। लेकिन समस्या तब आती है जब हायरार्की कठोर हो जाती है, जहां नीचे की आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचती। यह चैप्टर बताता है कि इफेक्टिव हायरार्की वही है जहां कम्युनिकेशन 2 दिशाओं में बहता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। नेतृत्व का असली काम यह सुनिश्चित करना है कि हर स्तर की सोच सुनी जाए और निर्णय कलेक्टिव इंटेलिजेंस से लिए जाए। प्रकृति भी यही दिखाती है। जैसे एक कॉलोनी ऑफ एंट्स में क्वीन सब कुछ नहीं करती, वर्कर्स और स्काउट्स भी जानकारी साझा करते हैं। हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन हमें यह सिखाता है कि स्ट्रक्चर जरूरी है, पर फ्लेक्सिबिलिटी उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा सिस्टम वह है जो व्यवस्था बनाए रखे लेकिन विकास को रोके नहीं। तो यह चैप्टर हमें याद दिलाता है, हायरार्की का अर्थ शक्ति नहीं, जिम्मेदारी का वितरण है। चैप्टर 21, इंसेंटिव्स यानी प्रेरणा के वो छिपे हुए इंजन जो हर मानव निर्णय को चलाते हैं। यह चैप्टर बताता है कि इंसेंटिव्स किसी भी सिस्टम की दिशा तय करते हैं, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो, शिक्षा हो या व्यक्तिगत व्यवहार। अगर इंसेंटिव्स गलत तय किए जाए तो अच्छे लोग भी गलत निर्णय लेने लगते हैं। इसीलिए चार्ली मंगर ने कहा था, शो मी द इंसेंटिव एंड आई विल शो यू द आउटकम। यानी इंसेंटिव्स को समझो, परिणाम खुद सामने आ जाएगा। फिजिक्स की तरह जहां हर बल, फोर्स किसी वस्तु को दिशा देता है, इंसेंटिव्स भी व्यवहार की दिशा तय करते हैं। यह चैप्टर बताता है कि इंसेंटिव्स 2 प्रकार के होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक यानी बाहरी, पैसे, इनाम या पहचान से जुड़ी प्रेरणा। इंट्रिंसिक यानी आंतरिक, सीखने, सार्थकता और योगदान की भावना से जुड़ी प्रेरणा। जब इंसेंटिव्स केवल बाहरी होते हैं तो लोग मिनिमम एफर्ट माइंडसेट में आ जाते हैं, पर जब प्रेरणा भीतर से आती है तो व्यक्ति अपने काम में अर्थ खोजने लगता है। यह चैप्टर यह भी समझाता है कि इंसेंटिव्स डिजाइन करना किसी भी संगठन के लिए सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली काम है। अगर नियम और इनाम उस दिशा में हों जो लंबे समय में सिस्टम को स्थिर बनाते हैं तो समाज भी मजबूत होता है।
पर अगर इंसेंटिव्स शॉर्ट टर्म लाभ पर केंद्रित हों तो नीतियां और नैतिकता दोनों टूट जाती हैं। तो अंत में यह चैप्टर हमें यह सिखाता है, हर इंसान, हर संस्था, हर समाज अपने इंसेंटिव्स का परिणाम है। अगर आप व्यवहार बदलना चाहते हैं तो इंसेंटिव्स को बदलिए, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। चैप्टर 22 टेंडेंसी टू मिनिमाइज एनर्जी आउटपुट। यह चैप्टर एक गहरी और बुनियादी सच्चाई पर आधारित है। प्रकृति और इंसान दोनों ही मिनिमम एनर्जी आउटपुट के सिद्धांत पर काम करते हैं। फिजिक्स में यह कानून प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से जाना जाता है, जो कहता है कि हर चीज अपनी स्थिति ऐसे बदलती है जिससे सबसे कम ऊर्जा खर्च हो। हमारा शरीर भी इसी नियम पर चलता है। चलने से ज्यादा बैठना, बैठने से ज्यादा लेटना आसान लगता है, लेकिन यही प्राकृतिक झुकाव, टेंडेंसी, कभी कभी हमारी ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। यह चैप्टर बताता है कि मस्तिष्क भी एनर्जी सेविंग मशीन है। वो बार बार वही सोच अपनाता है जो पहले काम कर चुकी हो, क्योंकि नई सोच में ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। इसीलिए हम अक्सर पुराने पैटर्न्स में फंसे रहते हैं, भले ही वो हमारे लिए नुकसानदायक क्यों न हो। लेकिन जो लोग इस नियम को समझकर इसके विरुद्ध सचेत रूप से काम करते हैं, वही असली इनोवेटर और थिंकर बनते हैं। क्योंकि विकास हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर होता है, जहां एनर्जी इन्वेस्टमेंट जरूरी है। ये चैप्टर यह भी सिखाता है कि हमारी सोच में एफिशिएंसी और लेजीनेस के बीच बहुत पतली रेखा होती है। एफिशिएंसी का अर्थ है काम को आसान बनाना, लापरवाही का नहीं। तो अगली बार जब आप किसी कठिन काम से बचें तो खुद से पूछिए, क्या मैं ऊर्जा बचा रहा हूं या अपनी संभावना खो रहा हूं? प्रकृति न्यूनतम ऊर्जा में मैक्सिमम परिणाम चाहती है, लेकिन इंसान तभी इवॉल्व होता है जब वो जरूरत से ज्यादा ऊर्जा लगाता है सही दिशा में। चैप्टर 23 आफ्टर थॉट्स। इस चैप्टर में लेखक उन सभी विचारों को समेटते हैं जो पूरे पुस्तक में बिखरे हुए हैं और हमें याद दिलाते हैं कि द ग्रेट मेंटल मॉडल्स केवल ज्ञान की किताब नहीं, बल्कि सोचने के तरीके की किताब है। यहां पर बताया गया है कि दुनिया को समझने का सबसे बेहतर तरीका है कई मॉडलों को साथ मिलाकर देखना। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हर क्षेत्र में कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो हमें सिखाते हैं कि सिस्टम कैसे काम करते हैं। जब हम इन प्रिंसिपल्स को जीवन में लागू करते हैं तो हम न सिर्फ बेहतर निर्णय लेते हैं, बल्कि दुनिया को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। लेखक कहते हैं कि हर विचार एक लेंस है और जितने अधिक लेंस आपके पास होंगे, दुनिया उतनी ही साफ दिखेगी। ये चैप्टर यह भी बताता है कि मेंटल मॉडल स्टैटिक नहीं होते, वे अनुभव के साथ इवॉल्व होते हैं। हर नई गलती, हर नया अनुभव हमें अपने मॉडल को रिफाइन करने का मौका देता है। लेखक हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या हम अपने जीवन में पुराने टूटे हुए मॉडलों से सोच रहे हैं या नए विकसित हुए मॉडलों से। आखिर में यह चैप्टर एक जेंटल रिमाइंडर है, सीखना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और विचार जितने विविध होंगे, निर्णय उतने ही बुद्धिमान होंगे। चैप्टर 24 एक्नॉलेजमेंट्स। इस अंतिम चैप्टर में लेखक उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस किताब को संभव बनाया। लेकिन यह सिर्फ धन्यवाद का हिस्सा नहीं है, यह एक सटल लेसन भी है कि कोई भी महान विचार अकेले पैदा नहीं होता। हर पुस्तक, हर खोज, हर विचार के पीछे सहयोग, कोलैबोरेशन, विचार विमर्श और प्रेरणा की एक लंबी श्रृंखला होती है। लेखक बताते हैं कि इस किताब के पीछे फार्नम स्ट्रीट की टीम, शोधकर्ताओं और विचारकों का सामूहिक योगदान है, जिन्होंने हर मॉडल को सरल और उपयोगी रूप में ढालने में मदद की। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि ज्ञान साझा करने से बढ़ता है। जैसे विज्ञान का हर सिद्धांत अपने पहले वाले वैज्ञानिकों की नींव पर खड़ा होता है, वैसे ही हमारे विचार भी किसी न किसी के विचार से जन्म लेते हैं। एक्नॉलेजमेंट्स केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का प्रतीक है। यह स्वीकार करना कि हमारी सोच दूसरों की सोच से बनी है। यह चैप्टर हमें प्रेरित करता है कि जब भी हम कुछ सीखें तो उसका श्रेय साझा करें, क्योंकि ज्ञान का असली उद्देश्य केवल जानना नहीं, बल्कि दूसरों को सिखाना भी है। और यही द ग्रेट मेंटल मॉडल्स की आत्मा है, ज्ञान जो हमें बेहतर सोचने, बेहतर समझने और बेहतर इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है। चैप्टर 25 नोट्स।
यह अंतिम चैप्टर। नोट्स देखने में भले ही एक साधारण सेक्शन लगे, लेकिन इसकी गहराई पूरी किताब के सार को समेटे हुए है। यह सिर्फ संदर्भों, रेफरेंसेस और उद्धरणों, साइटेशंस की सूची नहीं, बल्कि लेखक के सोचने की प्रक्रिया की झलक है कि उन्होंने किन किन स्रोतों, विचारकों और प्रयोगों से सीख लेकर यह मेंटल मॉडल्स तैयार किए। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि ज्ञान कभी अकेले पैदा नहीं होता, वह हमेशा किसी और ज्ञान पर आधारित होता है। हर नोट एक ऐसे विचार की निशानी है जिसने इस किताब को और गहराई दी। फिजिक्स के नियमों से लेकर बायोलॉजी की प्रक्रियाओं तक, केमिस्ट्री के सिद्धांतों से लेकर मनोविज्ञान के प्रयोगों तक, हर नोट यह दिखाता है कि कैसे दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान एक दूसरे से जुड़ता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि सीखने की असली ताकत कनेक्शंस में छिपी होती है, न कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने में। लेखक इस चैप्टर के जरिए हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हमें केवल उसके शब्द नहीं, बल्कि उसके पीछे के विचारों और संदर्भों को भी समझना चाहिए, क्योंकि वही हमारी सोच को गहराई देते हैं। नोट्स हमें यह भी याद दिलाता है कि हर विचार अस्थायी है, वह तब तक सही है जब तक नया सबूत उसे बेहतर तरीके से समझा न दे। इसलिए यह अध्याय हमें सिखाता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। हर नोट एक नया दरवाजा है जो हमें अगले विचार की ओर ले जाता है। द ग्रेट मेंटल मॉडल्स की यही खूबसूरती है। यह सिर्फ बताती नहीं, बल्कि सिखाती है कि सोचने का असली काम तब शुरू होता है जब किताब खत्म होती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए, आपने द ग्रेट मेंटल मॉडल्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की सोच को केवल पढ़ा नहीं, बल्कि महसूस किया है। शेन पैरिश की यह किताब हमें यह सिखाती है कि सोच को बेहतर बनाने के लिए हमें सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि मॉडल्स चाहिए, ऐसे मानसिक ढांचे जो हमें हर जटिल स्थिति को समझने में मदद करें। इस किताब ने हमें बताया कि रिलेटिविटी से लेकर रेसिप्रोसिटी, एवोल्यूशन से लेकर इकोसिस्टम और इंसेंटिव से लेकर नीचेस तक, हर सिद्धांत सिर्फ विज्ञान की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन, निर्णय और रिश्तों में गहराई से जुड़ा हुआ है। हर चैप्टर ने हमें यह याद दिलाया कि दुनिया एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, जहां हर चीज का असर किसी दूसरी चीज पर पड़ता है। और जब हम यह कनेक्शन समझना शुरू करते हैं तो हमारी सोच ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाती है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि असली बुद्धिमत्ता फैक्ट्स जानने में नहीं, बल्कि पैटर्न्स पहचानने में है। और यही द ग्रेट मेंटल मॉडल्स की खूबसूरती है। यह आपको सिखाती है कैसे सोचें, न कि क्या सोचें। अब सवाल आपसे है, इस किताब से आपको क्या सीखने को मिला? कौन सा मेंटल मॉडल आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया? क्या आपने यह महसूस किया कि हमारी सोच भी किसी इकोसिस्टम की तरह काम करती है, जहां एक गलत विश्वास पूरी क्लैरिटी को बिगाड़ देता है? अपने विचार और अनुभव हमें जरूर बताइए। आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही हमें अगली किताब चुनने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपने सोचने का तरीका बेहतर बनाना चाहते हैं। शायद उन्हें भी इन मेंटल मॉडल्स से वैसा ही फायदा मिले जैसा आपको मिला। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन भी जरूर क्लिक कीजिए, ताकि अगली किताब की नई यात्रा की शुरुआत आपसे छूट न जाए। हमारा मकसद सिर्फ किताबों की बातें करना नहीं, बल्कि किताबों से सोचने का तरीका बदलना है। तो जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो बुक के साथ, जहां हर किताब आपके सोचने का नया दरवाजा खोलती है और हर कहानी आपको खुद से जोड़ती है।